स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो पार्ट 1 में हमने देख लिया था सेल क्या होता है, सेल थ्योरी क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग साइटोलॉजी के पार्ट 2 की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसके बारे में, कोशिका के आवरण के बारे में। ठीक है, कवरिंग ऑफ सेल के बारे में, या आप ऐसे कह सकते हो कोशिका का सुरक्षा चक्र कौन सा होता है। ठीक, तो याद रखिएगा कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आपके दो आवरण पाए जाते हैं। एक का नाम आपका कोशिका भित्ति जिसको हम लोग सेल वॉल अंग्रेजी में कहते हैं, और दूसरा आपका कोशिका झिल्ली जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि कोशिकाओं के सुरक्षा के लिए दो आपके मेन आवरण होते हैं, दो कवर होते हैं। एक कोशिका भित्ति होती है और दूसरी क्या होती है, आपकी कोशिका झिल्ली होती है। अब देखते हैं हम लोग कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में, यानी कि सेल वॉल के बारे में। तो याद रखिएगा किसी भी कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है, यानी कि जो सबसे आउटर लेयर होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी कोशिका भित्ति कहलाती है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि कोशिका जो भित्ति है वो आपके एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका और प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप ये एक फिगर देख रहे होगे, ठीक है, ये आपके प्लांट सेल का है। तो प्लांट सेल में देखिए आपको कोशिका भित्ति दिख रही होगी, ठीक है, कोशिका झिल्ली भी दिख रही होगी। लेकिन जब हम लोग एनिमल सेल के बारे में देखेंगे तो एनिमल सेल में आपका कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल उपस्थित नहीं होता है। तो कोशिका जो भित्ति है वो आपका जंतु कोशिका और प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता। यह मुख्य रूप से आपका प्लांट सेल, कवक यानी कि फंगी, बैक्टीरिया और शैवाल में आपको दिखाई देगा। ठीक है, जहाँ तक बात है कोशिका भित्ति की, तो इसकी भी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। हमने कल पढ़ा था रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार कोशिका के बारे में बताया था। ठीक है, अच्छा एक स्टेटमेंट भी देखिएगा कि कोशिका भित्ति के द्वारा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में आप डिफरेंस भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आपने कोई फिगर देखा उसमें अगर आपको सेल वॉल दिखाई दिया तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका प्लांट सेल हो जाएगा। और अगर नहीं दिखाई दिया तो क्या हो जाएगा, एनिमल सेल हो जाएगा। यानी कि जो सेल वॉल है वो केवल और केवल किस में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में, यानी कि प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में आपको सेल वॉल दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के द्वारा हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं किसमें, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। जंतु कोशिका अगर होगा तो जाहिर सी बात है उसमें आपका सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, और पादप कोशिका होगा तो उसमें आपका सेल वॉल प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग सेल वॉल के फंक्शन की बात कर लेते हैं, सेल वॉल का काम क्या होता है। तो लिखा है यह कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, आपको साइज व शेप देता है। कौन, कोशिका भित्ति। क्योंकि आप देखिए यह प्लांट सेल में पाया जाता है, और आप पौधों को देखते होंगे तो एकदम सीधे होते हैं। ठीक है, यहाँ से उनकी ब्रांचें निकली होती हैं। ठीक, कभी आपने कैसे ऐसे पौधे को नहीं देखा होगा। ठीक, तो सेल वॉल अगर उसमें प्रेजेंट है तो सेल वॉल का काम क्या होता है, एक निश्चित आकृति व क्या प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है। और साथ ही साथ जो बाहरी वातावरण में चेंजेज आते हैं, ठीक है, जो बाहरी वातावरण में ढेर सारे चेंजेज आते हैं उनसे इनकी रक्षा करता है। किसकी, प्लांट सेल की। तो मेन रूप से आपका ये प्लांट सेल में पाया जाता है, यह आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। तो दो काम, या आप एक ही काम मेन रूप से याद कर लीजिएगा, कोशिका भित्ति यानी कि जो सेल वॉल है वह किसी भी कोशिका को एक निश्चित आकृति व आकार प्रदान करने का काम करता है। देखिए एग्जाम की दृष्टि से ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सेल है यानी कि जो सेल वॉल है वह किस चीज़ से बना होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि जो प्लांट सेल है, पूछता है आपके कि प्लांट सेल जो बना है वो किस सेल वॉल से बना हुआ है। ठीक है, यानी उसका नाम क्या होता है। तो याद रखिए पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है यानी कि सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब आप सीधे सीधे समझ लीजिए शर्करा, शुगर की बात हो रही है। ठीक है, तो पादप कोशिका जो है वो किसकी बनी होती है, पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति होता है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर आपसे कवक का पूछ ले तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो ग्लूकोसेमिन से बनी होती है। ठीक है, ये आपसे वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले एक एक नंबर के सवाल हैं। कवक की जो कोशिका भित्ति है वह ग्लूकोसेमिन से बनी होती है। वहीं अगर आपसे शैवाल का पूछ ले तो शैवाल में मुख्य रूप से आपको मिलेगा सेल्यूलोज, ग्लैक्टेन और मैनान। ठीक है, जैसे विभिन्न पॉलीसेक्राइड से बनी होती है, या कहीं कहीं आपको केवल पॉलीसेक्राइड ही दिखाई देगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर लो शैवाल की कोशिका भित्ति पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। और अगर नाम उसमें देखें तो उसमें देखिए सेल्यूलोज, ग्लैक्टेन और मैनान आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है तो पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, किससे बना होता है, एक बहुलक होता है ये
पेप्टिडोग्लाइकन नामक बहुलक से बना होता है, जिसे म्यूरिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूरिन भी कहते हैं। और एक पॉइंट याद कर लिएगा, धरती पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट अगर आपसे पूछा जाए तो सेलुलोज ही है। ठीक है, और सेलुलोज की जो कोशिका भित्ति किसकी बनाता है, आपका प्लांट सेल की। ठीक है, और प्लांट सेल में ही आपका सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। एनिमल सेल में आपका कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है आपकी कोशिका भित्ति, पादप में, कवक में, शैवाल में और जीवाणु में। ठीक है, और धरती पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है, आपका सेलुलोज है। अब हम लोग दूसरे आवरण की बात करेंगे, जिसको कोशिका झिल्ली और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए दो चित्र दिया गया है, एक आपका जंतु कोशिका है और एक आपका पादप कोशिका। जब आप जंतु कोशिका देखोगे तो यहाँ पे कहीं भी आपको सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी आपको कोशिका भित्ति नहीं दिखेगा। तो जंतु कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में जो सेल वॉल है यानी कि जो कोशिका भित्ति है वह क्या होता है, आपका अब्सेंट होता है। ठीक है, वहीं अगर आप पादप कोशिका में देखोगे तो दोनों चीज़ पाया जाएगा, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो एक चीज़ आप यहाँ से याद कर लो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एनिमल सेल में सबसे बाहरी है ना, सबसे आउटर लेयर क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट सेल में सबसे बाहरी लेयर क्या होता है, तो आपका जवाब बदल जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल जो है आपके प्लांट सेल में नहीं होता। ठीक, तो क्वेश्चन याद रखिएगा, पादप कोशिका में सबसे बाहरी क्या होता है, कोशिका भित्ति। लेकिन प्लांट जंतु यानी कि एनिमल सेल में सबसे बाहर क्या होता है, आपका कोशिका झिल्ली, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल क्या होता है, आपका अब्सेंट होता है। ठीक है, इस फिगर के माध्यम से आप समझिएगा कि पादप कोशिका में दोनों दिखेगा आपको, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। लेकिन आपका एनिमल सेल में केवल आपको क्या दिखाई देगा, कोशिका झिल्ली, क्योंकि इसमें आपका सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ये चीज़ आपका यहीं पे नोट करके लिखा हुआ है कि एनिमल सेल में सबसे आउटर लेयर क्या होगा, कोशिका झिल्ली, क्योंकि उसमें आपका सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि पादप कोशिका में सबसे आउटर लेयर क्या होगा, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका क्या आएगा, कोशिका झिल्ली। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल होता है यानी कि जो पादप कोशिका होती है वो आपके दो लेयर से प्रोटेक्ट होता है। पहले क्या आपको मिल जाएगा, कोशिका भित्ति, और दूसरे नंबर पे आपको क्या मिल जाएगा, कोशिका झिल्ली। जबकि एनिमल सेल जो होगा वो एक लेयर से प्रोटेक्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब देखिए कोशिका झिल्ली के अन्य नाम भी हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए कहा गया प्रिफर नाम के वैज्ञानिक ने इसको क्या नाम दिया, कोशिका झिल्ली। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा लिखा हो, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन। तो प्रिफर नामक ये पहला आपका नाम हो गया, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया था, प्रिफर नाम के साइंटिस्ट ने। दूसरा देखिए इसका नाम है प्लाज्मा लेमा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रद्रव्य कला। ठीक है, ये नाम दिया था किसने, जेके प्लोव ने। ठीक है, अंग्रेजी में याद रखिएगा प्लाज्मा लेमा जो शब्द है ये यानी कि कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा किसने कहा, जेके प्लोव नामक साइंटिस्ट ने। और तीसरा देखिए नाम हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, ये नाम किसने दिया था, क्रेमर व नेगली ने। और क्रेमर व नेगली का नाम आपको याद कर लेना है, क्योंकि कोशिका झिल्ली की खोज का श्रेय इन्हीं दो वैज्ञानिकों को जाता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली के तीन नाम हो गए, एक तो आपका कोशिका झिल्ली, एक हो गया आपका प्लाज्मा लेमा प्रद्रव्य कला, और एक हो गया प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तीन साइंटिस्ट आपके हो गए। ठीक है, तो ये तीन अन्य नाम भी आपको दिखें तो आप कोशिका झिल्ली समझ जाइएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद कर लेना है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कोशिका झिल्ली को देखा किसने था और कहाँ पे देखा था, तो आपको याद करना है ग्रैंडेल नामक के साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आरबीसी में देखा था, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में देखा था। ये आपका आरबीसी किस में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, आपका ब्लड में पाया जाता है। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली को देखने वाले साइंटिस्ट कौन थे, ग्रैंडेल, और ये आपके कहाँ पर देखा था इन्होंने, आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी आपका एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए क्या है, कोशिका झिल्ली जो है मुख्य रूप से लिपिड को कहीं कहीं और लोग वसा भी कह लेते हैं, हालांकि लिपिड और वसा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपका पूछा जाए कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड, लेकिन लिपिड में भी अगर नाम पूछा जाए तो आपको फास्फोलिपिड नाम याद रखना है। ठीक है, कौन सा नाम याद रखेंगे, फास्फोलिपिड, और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, विशेषकर एग्जाम में यही पूछा जाता है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, ऑप्शन में आपको फास्फोलिपिड ही दिखाई देगा। तो याद देखिए कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है और कुछ प्रोटीन भी बने होते हैं।
यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, कोशिका झिल्ली दोहरी परत वाली यानी कि बाई लेयर होती है। और इस चित्र में आप देख ही सकते हो, ये कोशिका झिल्ली है, आपको इस पे दो लेयर दिखाई देंगे, एक आपका आउटर फेस और दूसरा आपका क्या दिख रहा होगा, इनर फेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कोशिका झिल्ली जो है दोहरी परत वाली संरचना होती है जिसको बाई लेयर कहा जाता है। तो एक आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाला आपका आउटर फेस और नीचे वाला आपका इनर फेस है। ठीक है, तो ये दोहरी परत वाली संरचना होती है। अब इसमें देखिए क्या याद करना है आपको, इन परतों का जो सिरों वाला भाग होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, यानी कि जो ऊपरी लेयर आप देख रहे हो, जो गुलाबी गुलाबी कलर से आप डॉट डॉट संरचना देख रहे हो, तो ऊपर वाला जो लेयर होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और जो प्रोटीन होते हैं वो पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला भाग किसका बना होता है, प्रोटीन का, और ये जो आपका डॉट डॉट संरचना है ये आप प्रोटीन मान लो, और ये पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। जबकि प्रोटीन के नीचे वाला जो भाग होता है, जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाले स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये लिपिड के बने होते हैं। ठीक है, लिपिड मतलब हम लोग वसा भी कह सकते हैं, हालांकि इसमें क्या होता है, डिफेंस होता है। और ये आपके जल में क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, लिपिड जो है वो आपका जल में घुलनशील नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिपिड के बारे में लिख दिया है। फिलहाल आप याद कर लीजिएगा कि कोशिका झिल्ली जो है वो दो लेयर वाली संरचना होती है, ऊपर वाला आउटर फेस, नीचे वाला आपका इनर फेस। और इसमें जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का, और ये पानी में घुलनशील होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोफिलिक। और जबकि उसके नीचे वाला भाग, प्रोटीन के नीचे वाला भाग किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है, और यह पानी में घुलनशील नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। लिपिड क्या होता है, ये देख लीजिए, लिपिड जो है पानी में अघुलनशील होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक होता है, और कार्बनिक यौगिकों का एक बड़ा समूह होता है। ठीक है, लिपिड आपका अघुलनशील है और कार्बनिक यौगिकों का एक बड़ा समूह होता है। ये आपका एक चैप्टर होता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से देखोगे। फिलहाल याद रखिएगा, वसा, तेल, मोम, स्टैड जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, विटामिन ए, डी, ई के आपने पढ़ा होगा कि जल में अघुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ए, डी, ई, के ये आपके जल में अघुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, जल में अघुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के। तो ये सब आपके लिपिड के प्रकार हैं, जैसे वसा, तेल, मोम। ठीक है, और ये आपके अघुलनशील होते हैं। तो याद रखिएगा, ऊपरी वाला सिरा प्रोटीन का बना होता है, और ये वाला जो सिरा होता है वो आपका किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसके संरचना के बारे में कई सारे आपके मत प्रचलित हैं, जिसमें से एक आपका है सैंडविच मॉडल। ठीक है, आपको याद रखना है जो सैंडविच मॉडल है किससे संबंधित है, कोशिका झिल्ली से। ठीक, सबसे पहले तो आपको याद करना है कि ये किसने दिया था, तो याद रखिए डेविसन और डेनेली। ठीक है, दो साइंटिस्ट हैं आपके, डेविसन और डेनेली ने 1935 में क्या किया था, प्रस्तावित किया था, कौन सा मॉडल, सैंडविच मॉडल। क्योंकि देखिए हमने अभी आपको पीछे बताया था, ऊपर का भाग किसका बना होता है, प्रोटीन का। ठीक है, ये वाला जो भाग बना होता है किसका बना होता है, प्रोटीन का, जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हो। और बीच वाली जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये किसका बना होता है, वसा का, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, लिपिड बोलते हैं। ठीक, और अगर आप सैंडविच देखोगे तो हम लोग कैसे खाते हैं, ऊपर का एक भाग होता है और नीचे का एक भाग होता है, बीच में आपका जो मटेरियल वो भरा रहता है। ठीक है, बिल्कुल सैंडविच की तरह यह दिखता है, इसलिए इसका सैंडविच मॉडल नाम दिया गया। और यह देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, डेविसन और डेनेली। उन्होंने कहा जो कोशिका झिल्ली है वो बिल्कुल सैंडविच की तरह दिखती है, जिसमें ऊपर का भाग प्रोटीन का और बीच वाला जो भाग होता है वो किसका बना होता है, आपका लिपिड का बना होता है। हालांकि यह मॉडल बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। देखिए दूसरा आपका मॉडल है कोशिका झिल्ली के संरचना के बारे में, तरल मोजेक प्रतिरूप, या इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, यह आपका सबसे फेमस मॉडल है। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम आपको याद कर लेना है, सिंगर व निकोल्सन नाम के साइंटिस्ट ने इस मॉडल को दिया था। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोजेक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मोजेक जो शब्द है वो क्या दर्शाता है आपका, यह शब्द दर्शाता है कि कोशिका झिल्ली कई अलग अलग टुकड़ों जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है, जो एक साथ जुड़कर एक पैटर्न बनाते हैं, जैसे टाइल्स से बनी कोई कलाकृति। अब आप इस फिगर में देखो, इस तरह के फिगर आपने देखे होंगे। यहाँ पे देखिए एक टाइल्स पे एक आकृति बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, मछली की आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ों से, कहीं पे देखिए ब्लू है, तो कहीं पे आपका ऑरेंज कलर है, कहीं ग्रीन कलर है, कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़ के ये पूरी कलाकृति की क्या की गई है, बनाई गई है। उसी तरह आपका ये है तरल मोजेक प्रतिरूप मॉडल, ये आपका दिया था सिंगर व निकोल्सन ने। इन्होंने क्या कहा कि ये जो झिल्ली है वो कि स्थिर परत नहीं है। ठीक है, ये एक तरल अवस्था में पाई जाती है, जिसमें प्रोटीन
आपके लिपिड, कार्बोहाइड्रेट कई सारे हैं जो एक पैटर्न की तरह बने होते हैं और उसमें लगातार क्या होती रहती है, गति होती रहती है, जिससे झिल्ली कैसी होती है, लचीली और गतिशील बनी रहती है। तो जो तरल मोजेक प्रतिरूप है वो आपका इस प्रकार है कि आपका जो दोहरी स्ट्रक्चर है उसके बीच में आपके प्रोटीन, आपके लिपिड, आपके कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है, लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। वो आपका उसमें एक लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आपका ये तरल अवस्था में झिल्ली पाई जाती है और इसमें आपके लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपके एक मोजेक पैटर्न का फॉलो करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आप जो मछली का चित्र देख पा रहे हो, अलग अलग छोटे छोटे कांच के टुकड़े या टाइल्स के टुकड़ों को मिला करके आपका ये कलाकृति बनाई गई है। ठीक है, अब एक फेमस क्वेश्चन आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी संरचना, किस कोशिका की संरचना की व्याख्या के लिए तरल मोजेक प्रतिरूप मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, आपका आंसर है बैक्टीरिया। जीवाणु के कोशिका की संरचना के लिए तरल मोजेक प्रतिरूप मॉडल का प्रयोग किया जाता है, जिसकी खोज किसने की थी, सिंगर व निकोलसन नाम के वैज्ञानिक ने की। अब हम लोग बात करते रहते हैं फंक्शन सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कोशिका झिल्ली के कार्य के बारे में। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली जो होती है आपकी एक सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन होती है, यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप एक छलनी लीजिए जिससे हम लोग चाय को छानते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग चाय को छानते हैं तो क्या उसमें आपका जो चाय पत्ती पड़ा होता है या फिर अदरक पड़ा होता है या फिर आपका इलायची पड़ा होता है, तो क्या वो चाय में आ जाता है? नहीं। जो चाय छलनी होती है वह केवल जो चाय का लिक्विड फॉर्म है वही आपके ग्लास में गिरने देती है, यानी कि ऊपर की तरफ क्या रोक लिया उसने, चाय पत्ती रोक लिया, उसने आपका अदरक रोक लिया। ठीक है, या इलायची डाला था आपने, इलायची रोक लिया। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है वो भी आपकी सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए लिखा हुआ है, जिसके कारण कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल ही कोशिका में अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा सकते हैं। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो कोशिका झिल्ली जो आपका एक द्वारपाल जो गेट पे खड़े होते हैं, जो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के प्रवाहों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे गेट पे एक द्वारपाल खड़ा है तो सभी को अंदर नहीं जाने देता। ठीक है, जो काम के लोग हैं उन्हीं को अंदर जाने देगा और जो काम के लोग हैं वही अंदर से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से द्वारपाल का काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का करता है। जो सेलेक्टिव पार्टिकल है उन्हीं को कोशिका में अंदर आने देगा या फिर बाहर या फिर अंदर से बाहर जाने देगा। ये आपके कोशिका झिल्ली का मेन काम होता है। और याद रखिए कोशिका झिल्ली कैसी होती है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो सेलेक्टिव पार्टिकल को ही अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने देता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के अंग के बारे में। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।